हमारे जीवन में फलों का बहुत महत्व होता है। ये हमारे शरीर में विटामिन तथा खनिजों की कमी को पूरा कर हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। फलों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिक तरह तरह के शोध तथा परीक्षण करते रहते हैं। नए नए बीजों के संवर्धन से नई नई किस्मों की प्राप्ति होती है, जिससे सभी प्रकार के फलों को अलग अलग जलवायु एवं परिस्थितियों में उगाना संभव हो पाता है। नई दिशाएं की इस कड़ी में हम आज एक ऐसे ही फल और इसकी कृषि की चर्चा करेंगे, जिसे फलों में सर्वोत्तम माना जाता है और आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्यम के रूप में इसकी खेती काफी उन्नति पर है। हम बात करेंगे पसंदीदा रसीले फल अंगूर की। अंगूर एक स्वादिष्ट फल है। वैसे तो अंगूर के कई उपयोग हैं, पर भारत में अंगूर को अधिकतर ताजा ही खाया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ साथ किशमिश, पेय एवं औषधियां भी बनाई जाती है। अंगूर की व्यावसायिक कृषि आज भारत के कई राज्यों में प्रारंभ हो चुकी है। व्यावसायिक तौर पर अंगूर की खेती में 90% योगदान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब का है, जबकि बाकी 10% योगदान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से प्राप्त होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र की पहल से आज अंगूर की कृषि कई अन्य राज्यों में भी सफलतापूर्वक की जा रही है। उत्तर पूर्व में स्थित मिजोरम इनमें से एक है, जहां अंगूर की व्यावसायिक कृषि अब आरंभ हो चुकी है। अभी हम लोग जब गए थे वहां पर, तो हमने क्या देखा था कि नॉर्मली वहां पर एक बैंगलोर ब्लू करके एक वैरायटी उगाई जा रही है मिजोरम में। वो जो वैरायटी है और जो वहां के जो कंडीशंस है, उसके बेसिस पे क्या था कि अनइवन स्प्राउटिंग होता था, टाइम पे स्प्राउटिंग आता नहीं था। अब टाइम पे स्प्राउटिंग नहीं आने से क्या होता है कि जो हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग टाइम बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड इन्वॉल्व और जो लेबर वो लगते हैं वो ज्यादा उसमें कॉस्टिंग आ जाती है। इकोनॉमिक्स वर्कआउट करने जाए तो वो ज्यादा हो जाता है कॉस्टली। तो हमने एक सिंपल इंटरवेंशन क्या किया कि हमने कहा कि स्प्राउटिंग उसको यूनिफॉर्म करना है। तो उससे क्या किया, हमने एक बड ब्रेकिंग केमिकल वहां पर इंट्रोड्यूस किया। उस बड ब्रेकिंग केमिकल से क्या हो गया कि हमारा स्प्राउटिंग यूनिफॉर्म हो गया। तो इस साल हमने जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वहां पर हमने 11 वाइनयार्ड्स आइडेंटिफाई किया, जिसमें 5 वाइनयार्ड ऐसे हैं जहां पर हमने ये बड ब्रेकिंग केमिकल का इंट्रोडक्शन किया है। इससे क्या होता है कि वो यूनिफॉर्म स्प्राउटिंग हुआ है और हमारी टीम दो बार जा चुके हैं अभी हम लोग, ये बस ये मॉनिटर करने के लिए कि कैसे उनका ग्रोथ चल रहा है। तो आइए विस्तार से जाने कि अंगूर की आधुनिक खेती कैसे की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त मौसम और मिट्टी की। भारत में अंगूर की खेती अद्भुत है, क्योंकि ये उष्ण, शीतोष्ण सभी प्रकार की जलवायु में पैदा किया जा सकता है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों जहां तापमान 15 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच और बारिश 500 से 800 मिलीलीटर के बीच होती हो, उपयुक्त माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कटाई छटाई के बाद दोबारा पत्ते आने वाला समय और परिपक्व होने वाला समय बारिश के नजदीक ना हो, नहीं तो फफूंद रोगों से फसल की खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अंगूर की जड़ की संरचना काफी मजबूत होती है, अतः ये कंकड़ीली, रेतीली से चिकनी तथा उथली से लेकर गहरी मिट्टियों में सफलतापूर्वक पनपता है। लेकिन कृषि विशेषज्ञों के अनुसार रेतीली दोमट मिट्टी, जिसकी जल संचयन क्षमता अच्छी हो, अंगूर की खेती के लिए सबसे उचित मानी जाती है और अधिक चिकनी मिट्टी में इसकी खेती करना हानिकारक हो सकता है। अंगूर उगाने से पहले किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। यदि किसी कारणवश आप अपने ग्राम पंचायत में मिट्टी की जांच ना करवा पाएं, तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
अंगूर उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का भी ध्यान रखना चाहिए। नियंत्रित मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की अम्लता और मौजूद पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार उचित कदम उठाकर आप अपने खेत को अंगूर की सफल कृषि के लिए तैयार कर सकते हैं। किसान ट्रैक्टर की मदद से खेत की जुताई कर रहे हैं। इन्होंने अपने 1 एकड़ के खेत में रोपण के लिए अंगूर के 500 पौधे नर्सरी से मंगवा लिए हैं। आखिरी जुताई से पहले खेत में 30 फीट की लंबाई वाले मेड़ अनुसार 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 3 किलोग्राम हड्डी का चूरा, 5 किलोग्राम तेल की खली और 3 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट को मिला दिया जाता है। जुताई के बाद अब ये खेत रोपण के लिए तैयार हैं। रोपाई के पहले बागान का खाका तैयार करने के बाद कंक्रीट या लोहे के ढांचे खड़े किए जाते हैं। खेत में इन स्तंभों की पंक्तियों को उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ा किया जाता है, जिससे शाम के वक्त आने वाली कड़ी धूप का असर फलों पर कम होता है। अंगूर के पौधों का आपसी अंतर जाति, स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। एक पौध और दूसरे पौध के बीच में 6 फुट का अंतर छोड़ा गया है और 2 समानांतर रेखाओं के बीच 10 फुट की दूरी रखी जाती है। इस दूरी से किसानों को कृषि क्रिया करने में बहुत आसानी होती है। शुरुआती दिनों में जड़ों के सही फैलाव के लिए अपने खेतों में नियमित रूप से टपक सिंचाई का उपयोग करें। अंगूर का प्रवर्धन मुख्यतः कर्तन विधि द्वारा होता है। अमेरिका से लाया गया डॉगरिच प्रकंद भारतीय परिस्थिति के लिए अनुकूल पाया गया है और कलम बांधने के लिए इसका व्यापक उपयोग किया जा रहा है। किसान तैयार कलम को अपने नजदीकी नर्सरी विक्रेता या कृषि विज्ञान केंद्र से खरीद सकते हैं। खेत में रोपण का सही समय जनवरी या फरवरी में होता है और कलम बांधने का सही समय सितंबर और अक्टूबर महीने का। कलम बंधे पौधों से 20 से 25% ज्यादा फल प्राप्त होते हैं। रोपाई के तुरंत बाद ही खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। शुरुआती दिनों में जड़ों के सही फैलाव के लिए अपने खेतों में नियमित रूप से टपक सिंचाई का उपयोग करें और हो सके तो 1 से 2 बार बहाव सिंचाई का भी प्रयोग करें। रोपाई के 4 महीने बाद केवल 2 मजबूत तनों को ही आगे बढ़ने दें। बाकी सभी तनों को छांटकर अलग कर दें। इन तनों की ऊपर की तरफ वृद्धि के लिए बांस का सहारा लें और धागों से बांध दें। इस अवस्था में पौधों को मैग्नीशियम तथा जस्ते की अधिक जरूरत होती है, इसलिए सलाह अनुसार नियमित छिड़काव करते रहें। कुछ एडवांस विटिकल्चर टेक्निक पे 6 या 7 दिन के या 3 या 4 दिन के ट्रेनिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर कोई ग्रुप ऑफ फार्मर्स आकर के हमको रिक्वेस्ट करता है तो उसके बेसिस पे या महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ जो है उसके साथ मिलकर के हमने पिछले कुछ सालों से ये उपक्रम किया है कि जो द्राक्ष बागायतदार है और उसका यंग लड़का है जो उसको द्राक्ष बागायतदारी के बारे में जानना है और सीखना है, तो उसके लिए 7 डेज प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें
द्राक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है 7 दिन में, मतलब हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, वाटर मैनेजमेंट, या सबके बारे में उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसको द्राक्षा खेती के बारे में प्रैक्टिकल हिंट्स दिए जाते हैं। 6 महीने बाद अब कलम के लिए तैयार पौधों से 4 इंच लंबी भूरी छिलके वाली कलम को काट लिया जाता है। अब कलम के दोनों छोरों को 2 इंच तिरछा काट लिया जाता है। अब तैयार 2 मुख्य तनों को 1.5 फुट ऊंचाई पर काट दें और दोनों तनों में इस प्रकार 2 इंच लंबे छेद बनाएं। कलम को बीच में रखकर प्लास्टिक से अच्छी तरह से बांध दें। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों जोड़ वायुरुद्ध हों और ये मिट्टी की सतह से कम 1 फीट ऊपर हों। अर्थात मिट्टी चढ़ाने के बाद भी जोड़ मिट्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये कलम 3 से 4 सप्ताह में अंकुरित होने लगती हैं। अंकुरण के 45 दिन बाद अब सिर्फ एक स्वस्थ तने को आगे बढ़ने दें। कई देशों में कलम प्रयोगशाला में ही लगाकर बाद में खेत में रोपा जाता है, लेकिन इससे पौधों की वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है। कृषि विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर कलम को खेत में ही लगाया जाए तो जड़ और बेल का बेहतर विकास होता है। अगर तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 90% से अधिक हो तो कलम बांधने का कार्य अधिक सफल होगा। इसलिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने कलम बांधने के लिए अच्छे होते हैं। अब बात करेंगे पौधों की सही बढ़वार के लिए तैयार किए जाने वाले ढांचे की। उष्ण क्षेत्रों में पंडाल ढांचा प्रचलित है क्योंकि बेल की वृद्धि प्रबल, तेज और निरंतर होती है। लेकिन ये प्रणाली अन्य ढांचों से महंगी है, पर यह दिलखुश, अन्वेषी और बंगलो ब्लू जैसी किस्मों के लिए उत्कृष्ट है। पंडाल ढांचे में महंगे होने के साथ साथ मजदूरी भी ज्यादा लगती है। कृषि क्रियाओं में भी किसान को तकलीफ आती है। एक के ऊपर एक पत्तों के आने से पीले पत्तों की संख्या बढ़ जाती है। इससे गुणवत्ता और पैदावार पर भी बुरा असर पड़ता है। रंगीन अंगूरों में रंगों का विकास धीमा एवं असमान होता है। इन सभी कारणों के कारण किसान आज व्हाइट ट्रेलिस प्रणाली का चयन कर रहे हैं। वी आकार के बनाए गए लोहे के इस एंगल को पत्थर से कुछ इस प्रकार जोड़ दिया जाता है। 3 से 4 GI तारों को दोनों छोरों पर लगाया जाता है। इस प्रणाली के चयन से किसानों और मजदूरों को काम करने में आसानी होती है। इससे बेल व पत्ते व्यवस्थित रूप से फैलते हैं, जिससे इन्हें पर्याप्त धूप मिलती है। पंडाल प्रणाली की तुलना में व्हाइट ट्रेलिस प्रणाली से फसल 15 दिन पहले ढुलाई के लिए तैयार होती हैं। फसल की पैदावार और गुणवत्ता भी उच्च श्रेणी की होती है। कीटनाशक व अन्य छिड़काव में भी आसानी होती है। पंडाल प्रणाली के मुकाबले इसे लगाने की लागत भी कम आती है। अंगूर की फसल में सिंचाई की आवश्यकता मिट्टी के प्रकार, जलवायु और फसल की अवस्था पर निर्भर करती है। अत्यधिक सिंचाई से फफूंद जनित बीमारियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। डॉगरिट जैसी किस्मों के कलम बांधने से पौधों पर कम पानी की आवश्यकता होती है। अंगूर के खेत में सिंचाई के लिए टपक सिंचाई सबसे उत्तम मानी जाती है। इसलिए अधिकांश किसान इस पद्धति को अपनाते हैं। एक तो सब ये जानते हैं कि अंगूर में इरिगेशन के लिए हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाटर यूज है जो कि नॉर्मली हम लोग इससे क्या 85 to 90% तक हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। या इवन उसकी जगह हम लोग मिनरल वाटर बॉटल जो आजकल अवेलेबल है उसको भी कट करके उसमें चारों तरफ होल करके जमीन में डाल सकते हैं और सीधा पानी हम लोग रूट जोन में डाल सकते हैं। तो सरफेस ड्रिप इरिगेशन जो कॉस्ट है वो एज इट इज रहेगा, उसमें सिर्फ पाइप्स इंसर्ट करेंगे हम लोग। तो एडिशनल हमने जो वर्कआउट किया पीवीसी पाइप्स को लगाने का हार्डली 10,000 रुपए एक साल में फर्क पड़ता है उसका। बट वो डालने से भी हम 20 से 25% कम पानी से हम काम कर सकते हैं। बेल की पोषक स्थिति को जानने के लिए
पत्ते या पंखुड़ी की जांच करवा लेने से उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग व चयन में मदद मिलती है। पर्याप्त फल लगने के लिए कटाई छटाई अनिवार्य है। अत्यंत सर्दी के कारण उत्तर भारत में अंगूर की बेलों की हरी भरी बढ़वार कम होती है, इसलिए एक बार जनवरी में कटाई छटाई करना पर्याप्त है। लेकिन दक्षिण भारत में बेलों की वृद्धि निरंतर एवं प्रबल होती है, इसलिए एक बार सर्दी में और फिर गर्मी में दोबारा कटाई छटाई की जरूरत होती है। अंगूर की बेल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता किस्म, मिट्टी के प्रकार, जलवायु, पानी की गुणवत्ता और बेल की आयु आदि पर निर्भर होती है। मृदा, पानी, पत्ता और पंखुड़ी के विश्लेषण के आधार पर पोषक तत्वों की मात्रा के निर्धारण से उर्वरकों के अनावश्यक प्रयोग से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर उर्वरक सिंचाई के पानी के साथ दिया जाए तो ये सबसे फायदेमंद और लाभकारी सिद्ध होंगे। अंगूर की खेती में प्रति वर्ष 1 एकड़ के लिए सामान्य रूप से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 120 किलोग्राम फास्फोरस और 320 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। गर्मी की छटाई से 40 से 45 दिन बाद कलियां खिलने लगती हैं। बेल की पोषक स्थिति को जानने के लिए इसी समय पत्ते या पंखुड़ी की जांच करवा लेने से उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग व चयन में मदद मिलती है, जिससे बेहतर फसल व पैदावार मिलती है। अंगूर में लगने वाली बुकड़ी या डाउनी माइल्ड्यू का कारक है प्लाज्मोपारा विटिकोला फफूंद। ठंडे व उमस वाले मौसम से या बार बार बारिश होने से ये बीमारी बढ़ जाती है। जुलाई और दिसंबर के महीने में पत्तों के निचले भाग पर सफेद फफूंद दिखाई देती है। इन पत्तों के ऊपरी भाग पीले पड़ जाते हैं और ऐसे पत्ते धीरे धीरे सूखकर झड़ जाते हैं। अगर इस बीमारी का प्रकोप तीव्र है तो फूल व कच्चे फलों पर भी इसका असर पड़ता है। पिछले कुछ एक सालों में हमने देखा कि एक नए कीट की प्रजाति ने अंगूर के अंदर नुकसान करना शुरू किया। इसको स्टेम बोरर कहते हैं, जो कि अंगूर के तने के अंदर में नुकसान पहुंचाता है। इसका जो पतंग होता है वो बारिश के टाइम में बाहर निकलता है, इसके ऊपर में अंडे देता है। अंडे या तो ये जो छाल है इसके ऊपर देगा या इसके नीचे की तरफ में अंडे देगा। थोड़ा सा अगर आप इसको तोड़ के देखेंगे कि आसानी से टूट जाएगा, जिसमें स्टेम बोरर का इन्फेस्टेशन है। ये देखिए, ये टूट गया। अंदर जैसे दीमक नुकसान पहुंचाती है, उस तरीके से मिट्टी जैसे पूरा कन्वर्ट कर देता है। ये पता भी नहीं चलता, जिनको इसके नई प्रजाति के बारे में पता नहीं है वो इसको दीमक समझते हैं, पर दीमक इसके अंदर कभी नहीं मिलती। हमने ये देखा पिछले 2-3 साल के प्रयोग के अंदर में कि इसका जो पतंग होता है उसके निकलने का टाइम काफी सिंक्रोनाइज्ड है। कुछ 15 दिन के अंदर में जितने भी इसके अडल्ट होते हैं, पतंग होते हैं, बाहर निकलते हैं और वो अंडे देना शुरू कर देते हैं। अगर उस समय पे हम सही कीटकनाशी, जो हमने 2 आइडेंटिफाई किए हैं कि ये जो कीटकनाशी है इसके ऊपर में सही प्रमाण के ऊपर में इसको कंट्रोल करने के लिए मददगार सिद्ध हो सकते हैं। अगर वो स्प्रे करें तो इसका कंट्रोल किया जा सकता है। 15 दिन के अंदर 3 या 4 स्प्रे करके हम इसके प्रादुर्भाव को कम कर सकते हैं। ये एक इंसेक्ट है जो कि अंगूर के अंदर नुकसान पहुंचाता है। ये जैसे नई ग्रोथ आ रही है, इसके ऊपर मिलीबग इसको कहते हैं, इंसेक्ट को, ये इसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसको पूरा मालफॉर्म कर देता है, पत्तियां थोड़ी मुड़ी सी ऐसे दिखाई देती हैं आपको। ये प्रॉपर सूट बाहर नहीं निकल पाती और ये पूरी शाखा का नुकसान हो जाता है हमें। कुछ मुख्य कीट जो पत्तों व तनों को प्रभावित करते हैं वो हैं थ्रिप्स, शेफर बीटल, पत्ती छेदक और अंगूर चरनी कीट। इन सभी कीटों पर नियंत्रण पाने के लिए किसान समय समय पर नीम की खली का सत्व और नीम के तेल का प्रयोग करते हैं। आज पूरे 4 महीने बीत चुके हैं। अंगूर के फल पूरी तरह तुड़ाई के लिए तैयार दिख रहे हैं। अंगूर के गुच्छों की तुड़ाई तब करनी चाहिए जब ये बेल पर ही पूरी तरह पक जाएं। ये प्रातःकाल का समय है
और ये अंगूर की तुड़ाई का सबसे उत्तम समय होता है। तुड़ाई के एक हफ्ते पहले किसान खेत में सिंचाई बंद कर देते हैं। ऐसा करने से तोड़े गए अंगूर की जीवनावधि बढ़ जाती है। किसान गुच्छों में से खराब फलों की छटाई कर देते हैं और फिर गुच्छों की गुणवत्ता और आकार के हिसाब से उन्हें छांट कर पैक कर देते हैं। स्थानीय बाजारों में भेजे जाने के लिए किसान गत्तों से तैयार किए गए डब्बों का प्रयोग करते हैं। अगर अंगूर को दूर के बाजार में भेजना होता है तो किसान क्रेट में पैक करते हैं। अब ये अंगूर निकल पड़े हैं अपने अगले सफर की ओर। अंगूर की खेती का प्रारंभ आज से 5000 से 8000 साल पहले पूर्वी यूरोप में हुआ। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार करीबन 6500 ईसा पूर्व नवपाषाण युग से ही अंगूरों को उगाया जा रहा है। 4000 ईसा पूर्व तक ये पूर्वी यूरोप से मिस्र के नील नदी के डेल्टा से होते हुए एशिया तक पहुंच गया। अंगूर भारत में 13वीं सदी में लाया गया। क्या आप जानते हैं अंगूर हरे तथा काले के अलावा सफेद, लाल, नीले, बैंगनी और सुनहरे रंग के भी होते हैं। दुनिया भर में अंगूर की 8000 से भी अधिक किस्में उपलब्ध हैं। अंगूर आमतौर पर केले के साथ साथ दुनिया के शीर्ष 10 पसंदीदा फलों में शुमार है। अंगूर में कोलेस्ट्रॉल और सोडियम बहुत कम होता है और ये विटामिन के और सी का अच्छा स्रोत हैं। क्या आप जानते हैं अंगूर उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला खाद्य आधारित उद्योग है। कृषि से जुड़े क्षेत्रों के तेज विकास के रास्ते सरकार खेती को संवारने में जुटी है। श्वेत और नीली क्रांति के शानदार उपलब्धियों और बागवानी के तेज रफ्तार से खेती की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश हो रही है। उपज की उचित कीमत दिलाने के लिए मंडी व्यवस्था में सुधार किया गया है। ऐसे में किसान इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अंगूर की फसल से अधिक मुनाफा उठा सकते हैं। भारत जो है वो एक टेबल ग्रेप ग्रोइंग कंट्री है और यूरोप जैसे देशों में जहां पे टेबल ग्रेप उनको पूरे साल भर में लगते हैं, तो एक अप्रैल टू मई जो पीरियड है उस पीरियड में भारत के अलावा उस कंट्री में कोई भी ग्रेप नहीं दे सकता और उसके लिए हम एक्सपोर्टेबल ग्रेप्स का विशेष करके यहाँ बनाते हैं और उसके वजह से ये ग्रेप की द्राक्ष की जो खेती है ये विशेष तरीके से मानी जाती है और प्रॉफिटेबल है। इस टेबल ग्रेप की जो खेती है उस खेती में आप ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान दे तो ये खेती ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल होती रहेगी। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी कृषि की वर्तमान समय में जिसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। गैर परंपरागत सब्जियों, फलों तथा फूलों की कृषि से आगे बढ़कर किसानों ने इस कृषि को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने का जरिया बना लिया है। बड़ी मांग के मद्देनजर इस कृषि में अपार संभावनाएं हैं। हम बात करेंगे सजावटी पौधों तथा फूलों की व्यावसायिक बागवानी की।